हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जंतुओं और पादपों का संरक्षण। ये हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे रिवाइज किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्योंकि रिवीजन है तो आपको टॉपिक सबसे पहले कोशिश करनी है, रिकॉल आप करेंगे कि आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, कितना याद है आपको उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, और वहीं से आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर आपका टॉपिक क्लियर है। ठीक है, हम सीधे आएंगे अपने टॉपिक पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में हम एक बार बात करेंगे। आपको होमवर्क में दिया गया था, आप देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में आप कितना जानते हैं। तो हमने कहा द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और दैट सपोर्ट लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। आपने कहा बायोस्फीयर का मतलब क्या था। बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है। स्फीयर का मतलब आप एक सर्कल, एक गोले से लगा सकते हैं। तो हमने कहा जो बायोस्फीयर है वो अर्थ पे, आपने कहा अर्थ का वो पार्ट है या वो स्थान है या वो जगह है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जीव पाए जाते हैं जहाँ पे, और जहाँ पे जीवन आपको मिल रहा है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन आपने कहा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकता है, वो प्लांट्स के फॉर्म में हो सकता है, एनिमल्स के फॉर्म में हो सकता है। एनिमल्स में वो एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो सकते हैं। जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। किसकी बात हो रही है? अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। अगर बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, उससे प्रीवियस जो स्लाइड हमारी थी वो बायोडाइवर्सिटी की ही थी। तो हमने इसमें पढ़ा है इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। हमने कहा ये यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, जीवों में विविधता है जो यहाँ पे अर्थ में एग्जिस्ट करती है या अर्थ में पाई जाती है। देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, यानी कि आपस में जो उनका संबंध है या उनके जो जीवो जो आपके वातावरण के साथ संबंध है। यानी कि हमने कहा वातावरण के साथ संबंध कैसा होगा, इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो हो। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया है तो हमें ठंडा लगता है, हम पे इम्पैक्ट पड़ा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें गर्मी लगती है, हम पे क्या पड़ा है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, and their relationship with the environment, it includes a variety of plants, animals and microorganisms। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने कहा कि यहाँ पर जब हमें फॉरेस्ट यानी कि प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में यानी कि जो जीव जंतु हैं जो यहाँ पर किस में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम यहाँ पे उठाए गए हैं, क्या क्या यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या क्या किए हैं, तो हम जानते हैं। देखो, चैप्टर नया नहीं है हमारे लिए, टॉपिक्स भी नए नहीं है हमारे लिए। तो हमने कहा क्या किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पर, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है या ये जो प्लांट है उनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो आपने कहा यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो आपने कहा फॉर conservation of forest and wildlife, the government has set up protected areas। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हैं, हमारी गवर्नमेंट है या जो सरकार है उसने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, कुछ संरक्षित स्थान बनाए हैं। संरक्षित स्थान का मतलब क्या होगा, देखो जैसे अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा जैसे हम अपने गांव में खेती करते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पर अपनी आवश्यकता के लिए लकड़ी भी काटते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि वहाँ पे पेड़ भी काटे जा रहे हैं, वहाँ पर खेती भी की जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि वो शिकार भी वहाँ पे कर रहा हो। क्लियर है, तो आपने कहा कि ऐसी एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही हैं। अब ऐसा अगर हर जगह पे किया जाए तो आपने कहा अर्थ पे जो जीव है यहाँ पे या जो पादप है वो तो बचेंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ ऐसे एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं जिनमें हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कि पेड़ कटे, जिससे कि जीव जंतु की हत्या की जाए या उन्हें पकड़ा जाए। ठीक है, उन्हें कैप्चर किया जाए, या वहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी ना होगी जिससे कि उनकी उसकी वहाँ की वेजिटेशन पे कोई इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा।
इन शॉर्ट हमने उन्हें प्रोटेक्ट कर दिया, उन्हें संरक्षित कर दिया कि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। इनमें से कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, आपको परमिशन लेनी है, आप विजिट कर सकते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आप विजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हमें यही बता रखा है सच एज, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हमने पढ़े हैं यहाँ पर। हमने पढ़े हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमने पढ़े हैं नेशनल पार्क, हमने पढ़े हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का एक एग्जांपल हमने पढ़ा था जब हम फ्लोरा एंड फौना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था। बायोस्फीयर रिजर्व का एक एग्जांपल क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है। अब ऐसे ही आपने कहा हर स्टेट में हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व मिल सकते हैं या हमें नेशनल पार्क मिल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, अब हमने कहा ध्यान से देखो, यही चीजें हैं, आपको घुमा फिरा के एक ही चीज बार बार बताई जाएगी कि क्या एक्टिविटीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं करनी है और क्या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप वहां पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा क्या नहीं करना है, वो देखो। कल्टीवेशन, किसी भी प्रकार से आप कोई चीज कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, उगा नहीं सकते हैं। ग्रेजिंग, वहां पर आप अपने पशुओं को चरा नहीं सकते हैं, चराने लेके जा सकते हैं। कटिंग ट्री, पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। हंटिंग एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज। आपने कहा कि यहाँ पर जो हंटिंग है, जो शिकार है या जो जीवों को कैप्चर यानी कि उनको पकड़ना है, ये सारा पूरी रूप से क्या होता है? प्रतिबंधित होता है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि देखो कल्टीवेशन क्यों यहाँ पे बंद है। कल्टीवेशन तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फसल उगा रहे हैं, लेकिन फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटना पड़ेगा तो आपने कहा कि वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो हैबिटाट है वो भी डिस्टर्ब होगा। हैबिटाट समझते क्या होता है? हैबिटाट का हिंदी मतलब है आवास। और हैबिटाट में एक टर्म और जुड़ जाता है, नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। नेचुरल को हम कहते हैं प्राकृतिक। देखो, सबसे पहले हैबिटाट के बारे में बात करते हैं। हैबिटाट क्या है? हमने कहा हैबिटाट वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ जो हमारा आवास है, यानी कि जहाँ पर हम निवास करते हैं, वो हमारा हैबिटाट है, ठीक है। अब हमारा हैबिटाट जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो आपका हैबिटाट है। लेकिन अगर मैंने बात की है नेचुरल हैबिटाट की, जो प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास से मतलब ये है कि हमारी पीढ़ियाँ जो हैं वो वहीं पर रह रही हैं, बहुत टाइम से, बहुत जो पीढ़ियाँ हैं वो वहीं पे रह रही हैं, वही उनका क्या है, यहाँ पे आवास है, वहीं पे उन जीवों का जन्म हुआ है। तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे नेचुरल हैबिटाट कहलाएगा, यानी कि प्राकृतिक आवास, जो प्राकृतिक रूप से वहीं पाए जा रहे हैं। उनका स्वभाव ही है कि वो, उनका क्या है, हैबिटाट है, वो उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। वो उनका क्या होगा? नेचुरल हैबिटाट होगा। अब हैबिटाट और नेचुरल हैबिटाट में क्या डिफरेंस है? हैबिटाट चेंज हो सकता है। हमने कहा कि हम पहले एक जगह थे, जैसे कि पहले हम गांव में रहते थे, अब गांव से हम शहर में आ गए हैं, तो शहर में आकर के हमने अपना आवास यहाँ पे चेंज कर लिया, अब हमारा आवास ये है। लेकिन अगर हम नेचुरल हैबिटाट की बात करें, जो प्राकृतिक आवास हमारा है, तो वो हमारा क्या था? गाँव में था, क्योंकि हमारा जन्म गाँव में हुआ है, हम बड़े गाँव में हुए हैं, तो वो हमारा प्राकृतिक आवास है। ऐसे ही होता है एनिमल्स के साथ। एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटाट है, जो प्राकृतिक आवास है, वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट वहीं फील करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इजी लाइफ जो है वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, हमें जंगल काटने पड़ेंगे। जंगल काटने से एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटाट है वो डिस्टर्ब होता है। तो जब ये डिस्टर्ब होगा तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक नया जो आवास है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यू हैबिटाट जो है उनका, वो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब वो ढूंढने के लिए अब वो कहीं और क्या होंगी? माइग्रेट होंगी, यानी कि माइग्रेट का मतलब होता है कि अपना जो प्राकृतिक आवास है उसको छोड़ करके कहीं और चले जाना, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है कि हम गांव को छोड़ करके शहर में आए हैं, हमने माइग्रेट किया है। अब हमने कहा एनिमल्स जो है वो भी माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वहां पर आपने कहा जो दूसरी जगह होगी, जरूरी नहीं है कि वहां की जो जलवायु है, ठीक है, वहां का जो वातावरण है वो उनके प्राकृतिक आवास जैसा ही होगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो खुद को वैसे ही ढाल लेते हैं जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ का वातावरण है।
लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो अडप्ट नहीं कर पाएंगे, जो उसी माहौल में नहीं ढल पाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, उनका जब हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ तो उनकी लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हुई है। इनमें से कुछ एनिमल्स की डेथ हो गई है, कुछ एनिमल ने खुद को चेंज यहाँ पर किया है। तो क्या पड़ा है, फर्क पड़ा है कल्टीवेशन से। हमने कहा चलो ठीक है, कल्टीवेशन तो समझ आता है कि इससे क्या हो रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है। बट ग्रेजिंग क्यों यहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि पशुओं को चराना, इससे तो कोई हम पेड़ पौधों को नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे तो पेड़ पौधे सिंपली क्या करेंगे, जो घास है घास को खाएंगे, वहाँ पे जो छोटी छोटी घास होती है। हमने कहा इससे क्या होगा, वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि वो जो एरिया है जहाँ पर ग्रेजिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि ग्रेजिंग या चराना जो है वो वहाँ पे निषेध है। हो सकता है कि वहाँ पे जो वेजिटेशन हो वो क्या हो, अच्छी हो या रिच हो, वहाँ पे वेजिटेशन, वहाँ की जो वेजिटेशन है उसकी बहुत सारी वैल्यू हो, उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी हो, उसमें औषधीय गुण भी हो। अब ऐसे क्या होता है कि जब हम पशुओं को चराएंगे, हम ऐसा तो नहीं कि हम एक दिन जा रहे हैं या 2 दिन जा रहे हैं, या हमारे 1 या 2 गाय जा रही हैं। आपने कहा हम हमेशा ही वहाँ पे चराने लेकर के जाएंगे, और सिर्फ हम नहीं, आसपास के जितने भी पशु हैं वो वहाँ पे क्या कहेंगे, उन्हें वहाँ पे चराने के लिए ले जाया जाएगा। अब उससे क्या होगा, एक तो वो घास को खाएंगे, वो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो लीफ है उनको भी खाएंगे। दूसरा, जो पशुओं के जो पैर होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उनसे क्या होगा, वेजिटेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जब वो चलते हैं बार 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 बार, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पौधे हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, यहाँ पर वो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर उस वेजिटेशन को नष्ट होने से बचाने के लिए हम ग्रेजिंग भी यहाँ पर नहीं करते हैं। बाकी की जो प्रोसेस है, जैसे पेड़ों को काटना, जैसे हंटिंग करना, जैसे पोचिंग करना, तो ये तो हमें पता है कि ये क्यों यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं करा गया है। इसका तो हम समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलो, अब आता है, ठीक है, अब आता है हम पेड़ों को क्यों काटते हैं। ठीक है, पेड़ों को काटने के रीजन, कल्टीवेशन क्यों कराते हैं हमें पता है, चराते क्यों ये भी हमें पता है, पेड़ को क्यों काटते ये भी हमें पता है, क्योंकि हमने कहा डिफॉरेस्टेशन के रीजन पड़े थे, मैनमेड रीजन। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमें पेड़ों से मिल रहे हैं, बहुत सारे, अभी हमें पता भी नहीं है। हमने कहा ये फूड जो है वो तो हम लेते ही लेते हैं, ठीक है। लकड़ी जो है, जो फर्नीचर जो है वो तो हम लेते ही लेते हैं, लकड़ी के अलग अलग यूज होते हैं। पेपर हम लेते हैं, यहाँ पे पेपर बनता है, रबर यहाँ पे बनता है, जो गोंद है, जो गम है, वो यहाँ से बनता है। कलर जो है वो यहाँ से बनते हैं, जो लीफ होती हैं, जो फ्लावर होते हैं, उनसे कलर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। आपने कहा पेड़ों के बहुत सारे यूजेस यहाँ पर होते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ों का यूज करते हैं। तो आपने कहा बहुत अलग अलग यूज है यहाँ पर प्लांट के, और उसी के लिए हम क्या करें, पेड़ों को काट रहे हैं। फिर हमने कहा हंटिंग, हमने कहा हंटिंग क्यों कर रहे हैं हम, शिकार क्यों कर रहे हैं, हंटिंग क्यों कर रहे हैं। हंटिंग यानी कि जो जीव है उनका शिकार करना। उनका शिकार करने के अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि अगर आप पुराने टाइम की बात करें, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो शिकार किए जाते थे वो शौक के लिए भी किए जाते थे और वो प्रैक्टिस के लिए भी किए जाते थे। जैसे वॉर होते हैं, युद्ध होता था, तो उस टाइम पे हमें पता है, हमने देखे भी हैं बहुत सारे, आपने सीरियल्स देखे हैं, मूवीज देखी हैं, जैसे आपने रामायण देखा है, महाभारत देखा है आपने। उसमें क्या है कि जब भी युद्ध हो रहा है तो क्या करते हैं, धनुष और तीर से वहां पर लड़ाइयाँ होती हैं, या तलवार से वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे निशाना जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप धनुष तीर को चला रहे हैं तो उसके लिए आपका जो निशाना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उस टाइम पे क्या होता था, आवाज को सुन करके ही वो निशाना लगा देते थे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, वो जाएंगे जंगलों में शिकार करेंगे। जैसे कोई एनिमल आवाज करता है तो आवाज को सुन करके ही निशाना लगाते थे, और उनका निशाना भी सही लगता था, उस एनिमल को वो जो तीर है वो लग जाता था। दूसरा ये है कि अपने उस मनोरंजन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका जो यहाँ पे मनोरंजन का एक साधन था वो शिकार भी हुआ करता था। तो ये तो पुराने टाइम की बात है। आज के टाइम में क्यों हंटिंग की जाती है, आपने कहा बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी छाल से बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अलग अलग यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी छाल से। दूसरा दूसरा जैसे कि हमने मस्क डियर की बात की है, जो यहाँ पे मस्क डियर होता है,
उससे आप परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो स्मेल होती है उसकी होती है, और उससे यहाँ पे परफ्यूम बनाया जाता है, तो उसके लिए उसकी हंटिंग की जाती है। तीसरा हमने कहा जैसे एलिफेंट होते हैं, जैसे हमने अभी एक इमेज देखी है, ये इमेज जो हमने देखी है, जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं जो आपको बाहर दिखाई देते हैं, जो लंबे लंबे जो दांत होते हैं, उनका यूज करके अलग अलग यहाँ पे ज्वेलरी, अलग अलग जो यहाँ पे चीजें हैं वो बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक ये जो बैंगल है ये बनाया गया है, ये हाथी के दांत से बनाया गया है। अभी अगर नॉर्मली अभी आपको मैंने बताया है तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये दांत से बना हुआ है। अगर आपके सामने ऐसा एक कंगन लेकर के आया जाए या कोई ज्वेलरी लेकर के आई जाए या कोई इयररिंग्स लेकर के आई जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे, वो बहुत सुंदर सी लगती हैं क्योंकि उनमें आप देख रहे हैं कि काफी सारी जो आर्ट है वो दिखाई गई है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग पर्पज है, अलग अलग एनिमल को हंट करने के लिए अलग अलग पर्पज यहाँ पर होते हैं और इसकी वजह से हंटिंग यहाँ पर की जाती है। या एनिमल को कैप्चर क्यों किया जाता है, पकड़ा क्यों जाता है, ताकि उसको पकड़ के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो उन्हें पालेंगे या उन्हें वो बेचेंगे या उन्हें मीट या मांस के लिए वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो हंटिंग के या आपने कहा कि जो एनिमल्स है उन्हें कैप्चर करने के अलग अलग रीजन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपने कहा कि जो हमारे गवर्नमेंट है या जो हमारी सरकार है उसने वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया है, कैसे संरक्षित रखा है। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें वो कंबाइनली बता रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर नहीं की जा सकती हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे कम्प्लीटली क्या है, बैन है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके सिमिलर हैं, सेम हैं, ठीक है। हमने कहा द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Beside it also remark a rich flora and fauna habitat as protected areas where the following activities are prohibited। आपने कहा कि यहाँ पर ये निम्नलिखित ये एक्टिविटीज है जो वहाँ पे नहीं की जाएंगी। अब हमें पता है कटिंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ों को काटना या पशुओं को चराना, हंटिंग है, प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन या पोचिंग है, इलीगली किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स, ठीक है। तो हमने कहा पेड़ काटना अलाउ नहीं है, पशुओं को चराना अलाउ नहीं है, शिकार करना अलाउ नहीं है, प्लांटेशन और कल्टीवेशन यानी कि आप किसी प्रकार से कोई फसल वहाँ पे नहीं उगा सकते हैं, किसी एनिमल को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं और उन्हें मार नहीं सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये पॉइंट हमारे क्या है, कॉमन है। हम जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज आएंगे ये पॉइंट तो हमारे कॉमन ही हैं। इसमें कुछ और एक्टिविटीज होंगी जो आप नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी कुछ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज में जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करती है। तो हमने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नियम, कानून, नीतियां बनाती है। इसके अलावा ये समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित करती है। यानी कि हमने क्या कर दिया, वहाँ पे सेलेक्ट कर दिए कि ये एरिया है और इस एरिया में इस प्रकार की एक्टिविटीज अलाउ नहीं है, ठीक है, जहां निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं। अब हमने कहा जो एरिया हमने प्रोटेक्ट किए हैं, जिन स्थानों को हमने संरक्षित किया है, उन्हें हम वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा पेड़ों को नहीं काट सकते, मवेशियों को नहीं चरा सकते, मवेशी यानी कि जो पशु होते हैं, शिकार नहीं कर सकते, वृक्षारोपण या खेती नहीं कर सकते हैं, अवैध शिकार नहीं कर सकते हैं यानी कि अवैध रूप से जंगली जानवरों को मारना या पकड़ना। अब अवैध रूप से क्या मतलब है, यहाँ पे अवैध रूप से हम जानवरों को नहीं पकड़ सकते, इसका मतलब क्या है, तो क्या वैध रूप से हम पकड़ सकते हैं। वैध रूप से मतलब ये है, जैसे आपने अभी देखा होगा जो भालू है यहाँ पर वो काफी जो पॉपुलेशन वाले एरिया है या जो यहाँ पर गांव है, गांव में आ रहा है, आता है भालू, या किसी को क्या दिख गया यहाँ पर जो बाघ है, बाघ दिख जाता है। अब आपने क्या ऐसी कंडीशन में क्या है, वहां पर उन पशुओं को कैप्चर करना पड़ता है, ठीक है, उन पशुओं को वहाँ पे कैप्चर किया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्हें मार दिया जाता है, मारा तभी जाता है जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। अगर हम उन्हें कैप्चर कर सकते हैं तो उन्हें वहाँ पे कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है, वहां से दूर ले जाया जाता है, जंगलों में छोड़ा जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है इन्हें आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, रिवाइज आपको करना है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम संरक्षित स्थान या प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब हमारे पास आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज या संरक्षित स्थान जो होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की कि आपको रिकॉल करने की बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपने क्या बात की है, जैसे,
बायोस्फीयर रिजर्व ही कीजिए, जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ही कहिए। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या चीजें आपने यहाँ पर अभी तक पढ़ी हैं, आपने रिकॉल करनी है। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जैसे कि अभी भी हमने जब बात की थी फ्लोरा और फौना की, तो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल आया था, ठीक है। अगर आपको ध्यान है तो आपने एक पूरी टेबल पढ़ी थी यहाँ पर, जिसमें हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व और कौन से स्टेट में वो पाए जाते हैं। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है, यहाँ पे वो किस स्टेट में पाए जाते हैं वो आपको बताया गया है। और यहाँ पर आपका मैप है, मैप में आपको बताए गए हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। आपको कहा भी गया था आप मैप लेंगे एक, और इसी प्रकार से जैसे कि आपको यहाँ पर अलग अलग जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बताए गए हैं, जैसे कि पंचमढ़ी है, जैसे कि रन ऑफ कच्छ है, जैसे कि कोल डेजर्ट है, जैसे कि नंदा देवी है, ठीक है, जैसे कि सुंदरवन है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व को मैप में दर्शाएंगे कि कहाँ पर क्या आपने किया है, ठीक है। चलिए, किया है आपने तो पढ़ लें, यहाँ पर पढ़ लें एक बार। तो हमने बोला a biosphere reserve is an area which aims to conserve the biodiversity of the area as well as its culture. It may contain other protected areas within it. For example, Panchmari Biosphere Reserve has a national park called a Satpura National Park and two wildlife sanctuaries called a Bori Wildlife Sanctuaries and Panchmari Wildlife Sanctuaries. देखो यहाँ से देखो, हमने कहा जो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र की जैव विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का भी संरक्षण करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके बारे में हमने बात की थी यहाँ पे फ्लोरा और फौना के टाइम पे भी हमने यहाँ के फ्लोरा और यहाँ के फौना भी पढ़े हैं। हमने कहा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपी में पाया जाता है। इसमें क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो और प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे कि आपने कहा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कि नेशनल पार्क यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इतना बड़ा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि इसके अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, हमने यहाँ पे यही तो बात की है। आपने कहा इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें और प्रोटेक्टेड एरिया शामिल होते हैं, जैसे यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, एक तो नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर आती हैं, तो ये सारे ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, चाहे नेशनल पार्क की बात करेंगे, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, ये सारे ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व एक पूरा एक बड़ा भूभाग है जिसमें नेशनल पार्क भी आते हैं, जिसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। किसका एग्जाम्पल है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। यह है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ है, एमपी में है। इसमें जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो भी आते हैं, ठीक है। ये पूरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें एक नेशनल पार्क और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, ठीक है। तो अब हमें इतना पता चला है कि बायोस्फीयर रिजर्व इसका मतलब बड़ा होता है। तो हमने कहा उदाहरण के लिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नाम याद रखना है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल का पार्क का नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। कौन कौन सी है वो, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य या बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो दोनों को आपके ध्यान में रखना है, कौन से, एक नेशनल पार्क और दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, किसमें, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, क्लियर है। चलो, ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल आएंगे एमसीक्यूज में, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगेन हमारे पास टेबल आई है। टेबल में मैंने आपसे कहा था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि आपको इतने सारे नाम याद रखने, अगर आपको होते हैं नाम याद तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये है कि डिफ़िकल्टी आपको होती है कुछ नामों में तो एटलीस्ट 10 जो एग्जाम्पल हैं, 10 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो हमने इजी जो सेलेक्ट किए थे उसमें हमने क्या क्या देखा था, देखो कोल डेजर्ट आप इजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट निकोबार आप इजिली याद कर सकते हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ,
गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मनास है, नंदा देवी, ये तो आपको करना ही है क्योंकि कहाँ पाया जा रहा है, उत्तराखंड में पाया जा रहा है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। नोक्रेक यहाँ पर है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना यहाँ पर आता है। तो ऑलमोस्ट आपने कहा कि सारे ही जो आपके एग्जाम्पल हैं वो इजी हैं, ठीक है, इजी एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। अगर कुछ को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो आप एक या दो छोड़ सकते हैं उनमें से, बाकी आपकी जो पूरी टेबल है वो आपको यहाँ पर दी गई थी, आपको नोट करने के लिए भी दिया गया था, आपने नोट किया होगा, याद करना है आपको, क्योंकि ये अभी भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। ये जब आपके पास एमसीक्यूज आते हैं जैसे, या जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, आगे जब आप एग्जाम देंगे तब भी आपके पास ये जो जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है उनमें भी ये आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी। आगे जो हमारे पास टॉपिक आते हैं वो आपका मैप से रिलेटेड है, आपने मैप बनाया होगा तो आप लोग ये रिवाइज कर लेंगे, आपको ये याद करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।